हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी जीएस बाय केएस रोशन। और ये है हमारा महासागरीय जलधाराओं से जुड़ा वीडियो, जिसका पहला पार्ट है। इसमें हम आपको महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति एवं कारक के विषय में बताएंगे। महासागरीय जलधाराएं हमेशा निरंतर गतिमान रहती हैं तथा जलवायु को प्रभावित करती हैं। महासागरीय जलधाराएं कभी जब जल होता है महासागर में, कभी घनत्व में परिवर्तन के कारण, कभी लवणता में परिवर्तन के कारण, तो अलग अलग कभी हवाओं से, वायुदाब से प्रभावित होकर के अलग अलग कारकों के कारण एक जगह से दूसरी जगह की ओर प्रस्थान करती हैं। तो उनके कारण जो है धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये धाराएं गतिमान रहती हैं। समंदर कभी भी शांत नहीं होता दोस्तों, हमेशा गतिमान रहता है। तो जो जलवायु को प्रभावित भी करता है। ऊपरी सतह पर चलने वाली जलधाराएं भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रकृति एवं मात्रा को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप यूएसए के ग्रैंड बैंक्स के पास खड़े हैं। वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम नीचे से आती है और ऊपर से आती है लैब्राडोर की धारा, और दोनों जाके ग्रैंड बैंक्स में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लैंकटन होता है, एक वनस्पति होती है जिसको मछलियाँ बहुत अच्छे से खाती हैं, तो वहाँ पर जो सबसे अच्छी मछलियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। तो वहाँ पर वनस्पतियों को और जीव जंतुओं को, दोनों को ही जलधाराओं ने प्रभावित किया। इसी तरीके से और जगह पे, जैसे कि हम जापान के पास भी देखते हैं, जहाँ पे ओयासियो धारा ऊपर से आती है, ठंडी धारा, और नीचे से कुरोशियो की जो गर्म धारा है जाकर जापान के पास मिल जाती हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरह की भूगोल संरचनाएँ हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही हम लोग अगर देखें हम लोग पेरू के पास, तो वहाँ पर पेरू की धारा पाई जाती है या हम्बोल्ट की धारा पाई जाती है। इसके कारण वहाँ पर लानिना जैसे इफेक्ट और एलिनो जैसे इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो ये जलवायु को, वो जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को जो जलधाराएँ हैं वो प्रभावित करती हैं। और ये महासागरीय तटों के सहारे चलते चलते, जैसे नदियों के समान, जैसे नदियों में पानी बहता है, वैसे ये जलधाराएं एक जगह से दूसरी जगह की ओर प्रस्थान करती हैं। और इनका एक निश्चित मार्ग होता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, तो वो गल्फ स्ट्रीम जो यूएसए की पूर्वी तट है वहाँ से होकर खींच जाएगी। तो किनारे की जो धारा है, तो वो क्या होगी कि वो स्पेन के पास ही अवतरित होगी। तो इनका एक निश्चित वेग होता है और एक निश्चित जो है वो मार्ग होता है। तो अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति के कारक क्या क्या हैं। पहला कारक है जो कि पृथ्वी से संबंधित है। पृथ्वी से संबंधित क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न एक जो विक्षेपण बल होता है, जिसे हम लोग कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी है अपने ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इधर देखिए, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। तो पृथ्वी इस तरीके से जाकर के घूमती है। तो तो महासागर जो जल है, जब ये ऐसे घूमती है तो यहाँ का जल यहीं रह जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। तो वो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर एक जलधारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग विषुवतीय जलधारा कहते हैं, इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। और यहीं पर क्या होता है कि इसी को जो इधर की ओर जो जलधारा जा रही है उसको कवर करने के लिए एक जलधारा इधर से भी आती है और नीचे से भी आती है। तो जो उधर से ऊपर से आती है उसको हम लोग नॉर्थ काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, और जो नीचे से जाती है उसे हम लोग साउथ काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, जैसे हम लोग प्रतिविषुवतीय रेखीय जलधारा भी कहते हैं। ये उत्तर और दक्षिण दोनों में पाई जाती हैं। वहीं विक्षेपण बल या कॉरियोलिस फोर्स की उपस्थिति के कारण जो जलधाराएं हैं विषुवत रेखा को पार करते ही उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर की तरफ। ये है हमारा विषुवत रेखा। ये है साउथ हेमिस्फीयर और ये है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर। यहाँ पर जब जलधारा या कोई भी हवा आती है तो क्या होती है कि ऐसे आकर के
ये इधर की ओर मुड़ जाती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी ओर घूमती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर यहाँ से ऐसे आएगी तो ये अपने, अगर मान लीजिए ऐसे आ रही होगी, ऐसे आएगी तो इस तरह की वो मुड़ जाएगी, यानी कि अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, और ऊपर जाएगी तो ये दाएं तरफ मुड़ जाएगी। तो ये हमारा कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन, यानी कि इधर है क्या है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो इधर से इधर की ओर जाती है। तो इस वजह से ये घूर्णन बल के कारण ये कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न हो जाता है। फिर हम आते हैं अपने वापस। तो ये था हमारा कोरियोलिस फोर्स। आगे बढ़ते हैं। जल धाराओं की उत्पत्ति में जो हमारा, इसमें हमने दूसरा देखा था, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। देखते हैं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल कैसे इफेक्ट करता है। जल धाराओं की उत्पत्ति में गुरुत्व बल का विशेष महत्व नहीं होता है, परंतु हाँ, कोरियोलिस बल को जो गुरुत्व बल है वो प्रभावित करता है, लेकिन अब इसलिए यह जो गुरुत्व बल है वो अप्रत्यक्ष रूप से महत्व रखता है। वहीं कुछ जगहों पर घनत्व में भिन्नता के कारण ऊर्ध्वाधर दोलन के लिए गुरुत्व बल प्रभावी होता है। जैसे क्या होता है, तो मान लीजिए कहीं का घनत्व बढ़ गया या लवणता बढ़ गई, तो लवणता जब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा अपने आप। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब जल भारी हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ बैठने लग जाता है। क्यों? गुरुत्व बल के कारण। तो जब नीचे की ओर बैठेगा तो ऊपर का जगह खाली होगा, तो उसको भरने के लिए जहाँ पर लवणता कम होगी या जहाँ पर घनत्व कम होगा, वहाँ से पानी महासागर में उस जगह को भरने के लिए चल देगा। तो इस वजह से एक महासागरीय धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिसे हम लोग मतलब एक जलधारा हो जाती है। वहीं कुछ जगहों पर घनत्व में हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कारण है, पहला तो पृथ्वी संबंधी था, दूसरा है अंतःसागरीय कारक। अंतःसागरीय मतलब वो कारक जो सागर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। जैसे पहला है तापमान में अंतर। तापमान में अंतर में क्या है, पृथ्वी पर सूर्य तप में वितरण, यानी कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाला जो हमारा ऊर्जा है उसमें वितरण में असमानता पाई जाती है। इस वजह से क्या होता है, कहीं पे अधिक, जैसे विषुवत रेखा से जो विषुवत रेखा से संबंधित जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। वहीं जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है ऊपर का दोनों तरफ, वहाँ पर बहुत कम पाया जाता है सूर्य ताप। इससे क्या होता है कि विषुवत रेखीय जो जल होता है उनका घनत्व घट जाता है और वहीं जो ध्रुवीय होता है वहाँ का जल मतलब घनत्व बढ़ जाता है, मतलब अधिक रहता है। तो क्या होता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जल का प्रवाह होने लग जाता है। ठीक है, तापांतर के कारण जलापूर्ति विषुवत रेखा से ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर होता है। अब लवणता में अंतर। अब लवणता में अंतर से हम लोग क्या होता है कि लवणता बढ़ने से जल का घनत्व बढ़ जाता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो जल है वो नीचे की ओर बैठने लगता है, यहाँ पे गुरुत्व बल भी काम करता है। फिर कम लवणता वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह होता है, और ये सतह पर जल का प्रवाह होता है। जो जल का प्रवाह है वो सतह पर होता है, जो सतह के नीचे होता है वो उसके अधः प्रवाह यानी कि उल्टा प्रवाह होता है। जैसे कि मान लीजिए ये अटलांटिक ओशियन है और मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर मेडिटेरियन है और यहाँ पे अटलांटिक है। तो मेडिटेरियन सी का क्या है कि जो लवणता है वो अधिक है, तो वहाँ का घनत्व भी अधिक होगा। इस वजह से क्या होता है कि और अटलांटिक जो सी है वहाँ का घनत्व कम होगा और लवणता भी कम है। इस वजह से जो अधिक यहाँ का जो जल होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और
तो यहाँ का जो भरपाई करने के लिए यहाँ से जो जल है वो इधर प्रवाहित होने लग जाएगा। तो ये एक जलधारा यहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आएगी। जबकि जो नीचे साइड में जो मेडिटेरियन सी का जो जल है, जो अधिक लवणता वाला है, वो अटलांटिक ओशन की ओर प्रस्थान करने लग जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग रेड सी में देखें तो रेड सी में जो अरेबियन सी है और रेड सी है। तो रेड सी का क्या है कि लवणता अधिक है और तो घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो सतह पर अरब सागर से मतलब लाल सागर की तरफ सतह पर जलधारा का प्रवाह होता है, जबकि समुद्र के अंदर मतलब सतह के नीचे रेड सी से अरेबियन सी की तरफ जो जल का प्रवाह होता है। यहाँ देख सकते हैं आप जिबूती है, इसका नाम है बाब अल मंदेब हम लोग कहते हैं। और इसका नाम तो जानते ही होंगे, जिब्राल्टर। हमने अपने आप चाहें तो हमारा इसके लिए जल संधियों वाला सीरीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाँ, घनत्व में अंतर। जो घनत्व है समुद्री धाराओं को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो तापमान है और जो लवणता है वो दोनों ही घनत्व को ही प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। तो घनत्व के कारण क्या होता है कि जब परिवर्तन होता है तो इसमें एक दाब प्रवणता बनती है। उस दाब प्रवणता ही जो है जल के ऊर्ध्वाधर गति यानी कि जो ऊपर नीचे होने के कारण फिर जो जल का प्रवाह होता है, अभी मैंने सिखाया इसमें कि तो यहाँ भी घनत्व के बारे में हमने आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट है हिमनद पिघलने से प्राप्त जल। हिमनद पिघलने से क्या होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जैसे शीत ऋतु में तो जो ध्रुवीय प्रदेश पूरा जम जाते हैं, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो वहाँ पर जो बर्फ़ होता है, जो हिमनद होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो तेज़ी से पिघलने लग जाते हैं। और आज तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण जानते हैं, ये इस एक समस्या भी बनती जा रही है। तो महासागरों में जल आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जल स्तर बढ़ने लग जाता है। जब जल स्तर बढ़ेगा, अधिक पानी आ जाएगा, तो जो पहले से लवणता थी अब वो उसके लिए अधिक जल मिलेगा तो वो लवणता कम हो जाएगी। लवणता कम होगी तो फिर घनत्व भी कम हो जाएगा, और फिर घनत्व कम होगा तो वो उस तरफ जाएगा जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसका कारण है। वहीं इसलिए हम लोग उत्तरी सागर यानी कि जो नॉर्थ सी है उसके में एक पूर्वी ग्रीनलैंड की जो धारा है इसी कारण उसकी उत्पत्ति होती है। जैसा आपको पता होगा ग्रीनलैंड के पास, ग्रीनलैंड एक पूरा बर्फ से ढका हुआ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब तीसरा कारक, पहला हमने क्या था पृथ्वी संबंधी, दूसरा अंतः सागरीय संबंधी, और तीसरा है वायुमंडल से संबंधित कारक। इसमें पहला है पवन तथा घर्षण बल, विंड एंड फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा की मात्रा या वृष्टि, और तीसरा है सूर्याभिताप एवं वाष्पीकरण। पहला हम देखते हैं पवन तथा घर्षण बल। धाराओं की उत्पत्ति पर सनातनी हवाओं का सर्वाधिक प्रभाव होता है। जैसे जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, वो घर्षण पैदा करती हैं। उस घर्षण को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो जो पानी जो महासागर का जो सतह है उस पर वो स्ट्रेस मतलब घर्षण पैदा करती हैं। जब घर्षण पैदा करती हैं तो वो उनको प्रवाहमान कर देती हैं। तो अपनी दिशा में जब वो लेके अपने जलती हैं तो वो कहाँ जाकर रुकेंगी, जहाँ पर जाकर हवाएं जाकर रुकेंगी, कहाँ पर, तटवर्ती क्षेत्रों में जाकर पानी रुक जाता है। तो इसलिए तटवर्ती क्षेत्रों में जो जलस्तर होता है वो ऊंचा पाया जाता है एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ नीचे होता है जिधर हवाओं की दिशा नहीं होती है। जैसे कि ये देखिए, अब दक्षिणी गोलार्ध में जो यहाँ पे आपने सुना होगा इसे कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये इस तरफ की तरफ इस तरफ प्रवाहित होती रहती है दक्षिणी ध्रुव के पास। इसके कारण क्या होता है कि जो हवाएं हैं, धाराएं हैं, वो इसको ढकेल करके भेजती हैं। तो अब रास्ते में जो भी बाधा आएगी, जैसे कि यहाँ पर ये बाधा आई, फिर यहाँ पर ये बाधा आई, फिर यहाँ पर ये बाधा आई, यहाँ पर ये बाधा आई, जहाँ जहाँ भी बाधाएं आती हैं वहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे ठंडा प्रदेश है इसलिए ठंडी जलधारा का प्रभाव देखने को मिलता है।
यहाँ पर आपको पेरू की ठंडी जलधारा मिलती है, यहाँ पर आपको बेंगुला की ठंडी जलधारा मिलती है, यहाँ आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा मिलती है। तो जहाँ जहाँ भी आपको ये इन हवाओं के कारण ही इन जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, जबकि ये चीज़ हम उत्तरी उसमें नहीं देख पाते हैं। उत्तरी में इसीलिए बहुत कम ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ से या यहाँ से हम आता है, जैसे हम ओयासियो की जलधारा कहते हैं, और यहाँ से आता है लेब्राडोर की जलधारा, और यहाँ से आती है पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। तो ये जलधाराएँ इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो स्थलखंड हैं, इससे हवाएं बहुत तेज़ नहीं चल पाती हैं, इसलिए इन ठंडी जलधाराओं का प्रभाव बहुत दूर तक नहीं हो पाता है। जबकि इन जलधाराओं का जो प्रभाव है बहुत दूर तक होता है, और इनकी जो वेग होता है ये भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर इनका वेग ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पर इनका वेग उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है। वायुदाब, हम देखते हैं वायुदाब के बारे में। वायुदाब क्या है? वायुदाब अधिक होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर आप किसी पर अधिक प्रेशर डाल देंगे तो क्या होगा, वो पानी का जो जलस्तर वो नीचे हो जाएगा वहाँ पर, और जहाँ पर वायुदाब कम होगा वहाँ पर क्या होगा, जलस्तर बढ़ जाएगा। तो फिर अगर दोनों एक को एक जगह मिला दीजिए, तो जहाँ पर जलस्तर कम होगा और जहाँ पर जलस्तर ज़्यादा होगा, वहाँ की तरफ जल का प्रवाह होने लग जाएगा। तो ये क्या होता है, एक अगर महासागर में ये क्रिया होगी तो महासागरीय धाराओं का रूप ले लेगी। जैसे कि देखिए, ये है नॉर्थ सी और ये है बाल्टिक सी। तो नॉर्थ सी में हाई प्रेशर बनता है क्योंकि ये बहुत ठंडे प्रदेशों में आता है, और जब चूँकि बाल्टिक सी चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा हुआ है, तो यहाँ जो प्रेशर है वो लो रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर अगर लो है तो जलस्तर क्या होगा, ऊंचा होगा। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो जलस्तर क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ से जो जलस्तर ऊंचा है वहाँ से पानी जलस्तर नीचे की तरफ जाने लग जाता है, इसलिए बाल्टी सागर से नॉर्थ सी की तरफ जलधारा का प्रवाह होता रहता है। वृष्टि या वर्षा, अब एक जो वायुमंडलीय कारक है उसमें एक वर्षा भी है, यानी कि वर्षा की मात्रा भी इसे कहते हैं। विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में असमानता पाई जाती है। कहीं अधिक वर्षा होती है, जैसे कि विषुवतीय प्रदेश हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। वहीं जो उच्च अक्षांश है, जैसे कि 60 डिग्री के आसपास या ध्रुवों के पास, वहाँ वर्षा कम होती है। तो वर्षा जहाँ पर कम होगी वहाँ पर जैसे वर्षा जहाँ पर अधिक होगी वहाँ जलस्तर ऊंचा हो जाएगा। जैसे विषुवत रेखा के पास जलस्तर ऊंचा हो जाता है, और चूँकि अधिक पानी है इसलिए क्या होगा, घनत्व भी कम होगा। और वहीं जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जलस्तर निम्न होगा और घनत्व अधिक पाया जाएगा। इन दोनों ही कारणों से, घनत्व और जलस्तर दोनों ही कारणों से विषुवत रेखा से जो जल है वो उच्च अक्षांशों की ओर जाने लगता है, और ये एक महासागरीय धारा का रूप ले लेता है। और इसके बाद इसमें अंतिम है सूर्याभिताप एवं वाष्पीकरण। जैसे कि जो अभी हमने पहले भी देखा कि सूर्यताप जो होता है वो हर जगह अलग अलग पाया जाता है, तो वाष्पीकरण की दर भी अलग अलग पाई जाएगी। तो जहाँ पर उच्च वाष्पीकरण का दर होगा, यानी कि विषुवत रेखा पर, क्योंकि वहाँ पर सूर्यताप सबसे अधिक पाया जाता है, तो वहाँ पर जलस्तर क्या हो जाएगा, जलस्तर निम्न हो जाएगा और घनत्व अधिक हो जाएगा। जबकि निम्न वाष्पीकरण वाले क्षेत्र में जलस्तर उच्च एवं घनत्व कम हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब जहाँ पर उच्च होगा वहाँ पर जलस्तर निम्न हो जाएगा। तो निम्न वाले की तरफ क्या होगा, उच्च वाले से निम्न वाले की तरफ, यानी कि जहाँ पर निम्न वाष्पीकरण वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ से महासागरीय धाराओं का प्रवाह उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्र में होता है। इस वजह से एक तरफ हम देखते हैं कि जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है जो गर्म जलधारा होती है, वहीं ठंडी जलधारा क्या करती है, वो निम्न वाष्पीकरण क्षेत्र जैसे कि ध्रुवीय प्रदेशों से
होकर ध्रुवीय प्रदेशों से उच्च वाष्पीकरण वाला क्षेत्र यानी कि विषुवत रेखा की ओर चलने लग जाती है, से उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्र की ओर चल देती है। तो ये ठंडी जलधाराएं होती हैं। क्लियर हो गया? हमें आपके जो महत्वपूर्ण और जो क्रिएटिव करना है और बनाने के लिए जो आपके कमेंट्स हैं और आपके जो फीडबैक्स हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। प्लीज़ हमें दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना थोड़ा सा महत्वपूर्ण समय दीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, स्टडी GS से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है केएस रोशन। थैंक यू।